स्थानीय निकाय चुनाव में सिर्फ मानेसर में बीजेपी को मात नहीं मिली है, बल्कि 3 जिले और भी ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम किया है। जी हां, बेशक से स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है, बेशक से कांग्रेस का सफाया भी हुआ है, लेकिन ये असलियत है कि बीजेपी के लिए 4 जिले ऐसे भी हैं जो उसके लिए चिंता का सबब हैं। लेकिन 4 में से 3 जिलों के बारे में खास तौर पर बीजेपी को गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये 3 जिले बीजेपी के लिए भविष्य की पॉलिटिक्स में भी बड़ा नुकसान का सबब बन सकते हैं। आखिर वो 3 जिले कौन से हैं जहां बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी है और वहां पर स्थानीय निकाय चुनाव में क्या परिणाम रहे हैं, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। मानेसर में जहां राव इंद्रजीत के चलते बीजेपी का खेल बिगड़ गया, जहां बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप का सपना अधूरा रह गया, वहीं 3 जिले ऐसे भी हैं जहां बीजेपी के लिए हार के समाचार मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैथल जिले की। कैथल जिला एक ऐसा है जहां विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर हार मिली थी। सिर्फ पुंडरी में ही बीजेपी का विधायक बना था। इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में इन 4 सीटों में से 3 सीटों के ऊपर नगर पालिका के चुनाव थे, यानी पुंडरी में, सीवन में और कलायत में। तीनों ही हल्के काफ़ी सेंसिटिव हैं, तीनों की एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है और तीनों में बीजेपी की लगातार दूसरी हार ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ बीजेपी कमज़ोर चल रही है। क्योंकि कैथल जिला एक ऐसा जिला है जहाँ 3 में से 3 में बीजेपी का रिजल्ट 0 रहा, यानी खाता नहीं खुला। ऐसे में बीजेपी के लिए वहाँ चिंता के बादल नजर आ रहे हैं। दरअसल कलायत के अलावा सीवन और पुंडरी के अंदर चुनाव हुए, उसमें एक दमदार नेता की कमी भी साफ तौर पर खलती हुई नजर आई, क्योंकि कैथल जिले में बीजेपी के पास कोई दमदार नेता नहीं है। पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा के कंधों पर जिम्मेदारी जरूर डाली गई, लेकिन ये सभी जानते हैं कि कमलेश ढांडा एक कमज़ोर नेता हैं। वो संगठन के मामले में, वो चुनाव के मामले में दमदार और असरदार नहीं है, इसलिए उनकी अगुवाई में बीजेपी ये चुनाव हार गई। और ऐसे में कैथल के बारे में बीजेपी की मैनेजमेंट को सीरियसली कुछ न कुछ दोबारा से विचार विमर्श करना होगा, नए सिरे से प्लानिंग करनी होगी। अगला जो जिला है वो जिला है फतेहाबाद जिला। 2024 के विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद की 3 सीटों पर बीजेपी का क्लीन स्वीप हो गया था, यानी बीजेपी 3 सीटें हार गई थी। अब जाखल नगर पालिका का चुनाव बीजेपी के लिए एक वापसी का रास्ता खोलने वाला साबित हो सकता था, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी इस चुनाव में भी हार गई है। जी हाँ, जाखल नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली है और इसके लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर किसी का नाम लिया जाए तो वो सांसद सुभाष बराला हैं। दरअसल सुभाष बराला फतेहाबाद जिले में अपनी चौधर रखना चाहते हैं और ख़ास तौर पर वो अपने टोहाना हलके में किसी और की इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते हैं। पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली बीजेपी में बेसिक एंट्री कर गए हैं, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में सुभाष बराला ने देवेंद्र बबली को पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया। ना तो कैंडिडेटों के सिलेक्शन में उनकी कोई सलाह ली गई और ना ही चुनाव प्रचार में उनको इम्पोर्टेंस दी गई, यानी सुभाष बराला ने देवेंद्र बबली को खुद लाइन डाल दिया। जबकि सच्चाई है कि जाखल शहर के अंदर देवेंद्र बबली का अपना वोट बैंक है, देवेंद्र बबली का अपना रसूख है। अगर सुभाष बराला अपनी मनमानी नहीं करते और देवेंद्र बबली के साथ मिलकर चलते तो जाखल में 100% बीजेपी को जीत मिली, लेकिन वहां पर इसके उलट हार मिली है। और इस हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ सुभाष बराला और सिर्फ सुभाष बराला ही। अगला जो जिला है वो बीजेपी के लिए वेरी वीआईपी कैटेगरी का आता है, वो जिला है करनाल जिला। करनाल में बेशक से बीजेपी की मेयर रेणुबाला गुप्ता लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गई है, लेकिन हार जीत का जो अंतर है वो महज 25,000 का रहा। वोटिंग कम होने के चलते ये 25,000 का मार्जिन बेहद कम कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से 9.5 साल जहाँ खट्टर साहब की सरकार चली, वहीं 6 महीने तक नायब सैनी भी मुख्यमंत्री रहे। और ऐसे शहर में वोटिंग का कम होना और मार्जिन का कम रहना दोनों ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गए हैं। इसके अलावा इंद्री नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी की हार भी उसके लिए चिंताजनक है, क्योंकि इस जिले के अंदर बीजेपी का डंका बजा था, बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया किया था। और ऐसे में महज 5 महीने के बाद करनाल में विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ना और इंद्री में बीजेपी की हार होना, दोनों ही बीजेपी के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी बजाने का काम कर गए हैं।
कांग्रेस के 58,000 वोट उन हालात में आए हैं जब बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े चेहरों को तोड़ लिया था, यानी त्रिलोचन सिंह जैसे चेहरों को साथ लेकर बीजेपी ने बड़ी चोट पहुंचाई थी। इसके अलावा आधा दर्जन और बड़े नेताओं को साथ लेकर बीजेपी ने यहाँ बड़ा खेल खेला था। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के विधायक ब्रजमोहन आनंद के खुद के वार्ड में भी बीजेपी हार गई है, जो ये बताता है कि बीजेपी को जनता के वोट अपने बलबूते पर मिले हैं, यानी कैंडिडेटों के कारण मिले हैं। बीजेपी के नेताओं का इस जीत में बड़ा योगदान नहीं रहा है और ब्रिज गुप्ता ने भी अपनी मैनेजमेंट के जरिए ही ये 25,000 वोटों की जीत हासिल की है। यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता वोटिंग बढ़ाने में नाकाम रहे और यही वजह रही कि करनाल में बीजेपी की जीत का मार्जिन काफ़ी कम रहा। जहाँ पानीपत में 1.25 लाख से बीजेपी जीती है, जहाँ गुड़गांव में बीजेपी 2.25 लाख से जीती है, जहाँ फरीदाबाद में बीजेपी लगभग 3.25 लाख वोटों से जीती है, वहीं सुपर वीआईपी शहर करनाल में बीजेपी की जीत का मार्जिन महज 25,000 रहना ये बताता है कि वहाँ बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और बीजेपी को वो जीत वहाँ पर कांग्रेस की अपनी कमजोरी के कारण मिली है। क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जहाँ अपनी पार्टी के प्रत्याशी के साथ भितरघात करने का काम किया, वहीं पर प्रत्याशी ने भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ा। जहाँ मनोज वधवा पहले चुनाव में खुलकर बैटिंग करने के दावे कर रहे थे, वहीं अपनी हार पक्की नजर आते हुए उन्होंने ज़्यादा ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ा और यही वजह रहा कि उनके वोट तो बेशक से जो है जनता की नाराजगी के कारण बढ़ गए, लेकिन अगर वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते और कांग्रेस के सारे नेता मिलकर उनका सहयोग करते तो यहाँ पर उलटफेर भी हो सकता था। यानी करनाल में भी बीजेपी के लिए कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, वहाँ से चिंताजनक ही परिणाम आए हैं। आप इन तीनों शहरों में बीजेपी की इस खराब परफॉर्मेंस के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के लिए इन तीनों शहरों में भविष्य की पॉलिटिक्स में क्या अच्छे आसार रहेंगे, क्या बीजेपी वापसी करने में सफल रहेगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। इन तीनों शहरों में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।